तो सबसे पहले पहला सबक जो है धाधा तिट्टे धाधा तुन्ना वो बजा रहा हूँ, सुनो और शुरुआत करो। चल फिर से। पंडित राम कुमार मिश्रा बनारस घराने की तबला परंपरा का एक अहम नाम। वाराणसी की उस धरती पर जन्मे जहां संगीत जैसे हवा में घुला रहता है। बचपन से ही उनके आसपास सुर और ताल का माहौल था, जिसने उन्हें तबले की दुनिया की तरफ खींच लिया। ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य रहा है कि मेरा जन्म बनारस में और एक ऐसे संगीत के परिवार में हुआ जहाँ पर कि लगभग 250 साल से ये संगीत की परंपरा चली आ रही है। मेरे पिता पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी वो एक गायक थे और मेरी माताजी श्रीमती मनोरमा मिश्रा जी वो तबला महर्षि स्वर्गीय पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी जो कि अपने समय के महान तबला वादक थे, उनकी बड़ी पुत्री थी। तो हमारे घर में संगीत का माहौल तो था ही, लेकिन चूंकि पिताजी गायक थे इसलिए मैं 3 साल की उम्र में मैंने गाना सीखना शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे मेरा झुकाव तबले की तरफ होता गया। इस चीज़ को मेरी माँ ने महसूस किया और मेरी जब उम्र 6 साल की हुई तब उन्होंने मुझे तबला सिखाना भी शुरू किया। तो उन्होंने कहा पिताजी से कि 2 ऑप्शन हो जाएंगे, गाना भी सीख रहे हैं, तबला भी है, जैसा होगा जिधर मन होगा जाएंगे। तो वो तबले पे जो मेरा हाथ रखवाया वो मेरी माताजी ने मेरी 6 साल की उम्र में रखवाया। फिर धीरे धीरे मेरा झुकाव तबले की तरफ ही होता गया और 11 वर्ष की उम्र में मैंने बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह वहाँ एकल तबला वादन भी किया और पिताजी के साथ संगति भी करी। तो वहाँ से ये जो मेरा सफ़र है तबले का शुरू हुआ। तो मेरा पहला जो तबले पर जो मेरा हाथ रखवाया वो मेरी माताजी ने और 6 साल की उम्र में रखवाया। दादा तिट्टे दादा तिट्टे दादा तिट्टे दादा तुन्ना ताता तिट्टे ताता तिट्टे दादा तिट्टे दादा तुन्ना, ये बात। उन्हें अपने दादाजी महान तबला वादक पंडित अनोखेलाल मिश्रा और पिता मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी विरासत मिली। घर का यही संगीत भरा माहौल उनकी साधना की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। दादा तिट्टे तिट्टे तिट्टे। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे परिवार में ही संगीत पिछले 200-250 सालों से चला आ रहा है। तो मेरे नाना जी पंडित अनोखेलाल मिश्र जी की बात करें तो न भूतो न भविष्यति, तबले का जो मुख्य चीज़ है नादिन धिन्ना, एक उंगली की नादिन धिन्ना का इजाद उन्होंने किया और वैसा नादिन धिन्ना न उनके पहले बजा न उनके बाद में बजा। तो ये कह सकते हैं ये उनकी उपलब्धि रही। हम उस परंपरा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक उंगली का नादिन धिन्ना बजाता हूँ और मेरे पुत्र राहुल कुमार मिश्रा वो भी एक उंगली के नादिन धिन्ना को बजाते हैं। तो ये हमारे घर की ये जो परंपरा चली आ रही है उसको आगे लेगेसी को कर रहे हैं। और जो रहा संगीत की साधना की बात ये, तो चूंकि घर में म्यूजिक था, कोई भी विधा हो, पिताजी गायक ही सही, लेकिन अपने साथ बैठकर रियाज कराना, अपने साथ बैठ करके या चीजें बताना कि नहीं कैसे संगत होगी। 3 बार दादा तिट्टे 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 दादा तिट्टे तिट्टे तिट्टे। वे बनारस घराने की उस समृद्ध परंपरा से आते हैं जो अपने दमदार बोल, खूबसूरत लयकारी और खास अंदाज के लिए जानी जाती है। इस घराने में ताकत और नजाकत दोनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। दूसरा धातिट्टे धातिट्टे तिट्टे दादा तिट्टे दादा तुन्ना तातिट्टे तातिट्टे। तबले के 6 घराने पहले मैं बताऊं, उसमें बनारस सबसे अंतिम घराना है, 6वां घराना है। कहते हैं यहाँ आकर के तबला पूर्ण हुआ, इसके बाद 7वां घराना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बनारस में जितने प्रकार के बोलों की विविधता है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक उपलब्धि जैसी है। और
बनारस घराने, अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बात कर दूं कि बाकी के जो 5 घराने हैं उसमें तबला जैसे शुरुआत होती है तो पेशकार के साथ होती है, बनारस में उठान के साथ होती है। उठान मतलब उठना, कहना, किसी भी बात को कहना, कैसे आप किसी भी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसकी शुरुआत वहां से। और बाएं का जो काम है बनारस घराने में वो बहुत ही खूबसूरत है और मिठास भी बहुत बनारस के तबले में है। और कुछ पखावज के जो है बड़े बोलों का प्रयोग, जैसे गिदगिन, घिनतड़ान, गिदिन्नाड़, कत्ते, ये सब कुछ बोलों का प्रयोग उसमें जो है ज्यादा है। तो इसलिए बहुत सारे घरानों से अपने आप में इसका जो सुनने वाले को और जो बजाते हैं उनको ये अलग करता है अब दूसरे 5 घराने से। और बनारस घराने की यही एक विशेषता है कि ये संगति में भी उसी तरह से पूर्ण है और सोलो में भी। और संगति में भी गायन के साथ अलग है, नृत्य के साथ अलग है और तंत्र के साथ अलग है। तीनों विधाओं में बनारस का तबला संगत बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उतनी सारी चीजें, उतने सारे बोलों की विविधता बनारस में निहित है। से ही उन्होंने मंच पर प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। शुरुआती कार्यक्रमों ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और आगे बड़े मंचों तक पहुंचाने की राह भी बनाई। नाइनटीन 1975 की बात है, संकट मोचन संगीत समारोह जो कि आज 8-7 दिन का होता है, उस समय 4 दिन का हुआ करता था। तो उसमें सबसे पहले, और उसमें करीब 8 से 10 हजार लोग श्रोता होते हैं और हर जगह से हिंदुस्तान के सुनने आते हैं। तो इतने बड़े मंच पर स्वतंत्र तबला वादन और बाद में पिताजी की संगति, ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और चूंकि वही डिसाइड करता है एक तरीके से, वो मेरा पहला बड़ा प्रोग्राम था कि मुझे तबला करना है, गाना भी मेरा चल ही रहा था। तो जब वहां पे मैंने संगत करी और सोलो बजाया तो मुझे जो रिस्पांस मिला उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे इतनी तारीफ मिल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि मुझे काम करने का और मन किया। मैंने कहा नहीं, अब तो तबले को पूरी तरीके से करना है। और पिताजी चूंकि मुख्य कलाकार थे तो ये था कि उनके साथ संगत करने से मुझे प्रोग्राम भी उनके साथ करने को मिल रहा था। तो ये मेरे मन में बनाया कि नहीं, अब यहाँ से जो शुरुआत है इसमें मुझे पीछे नहीं देखना है। तो वहीं पर फिर मैंने, मुझे जो बहुत अच्छा अनुभव रहा और लोगों का रिस्पांस जो रहा वो देख करके मन में बहुत खुशी हुई। और वही खुशी प्रेरणा बनकर मेरे अंदर आई और फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया। दादा तिट्टे धा तिट्टे दादा धा तिट्टे दादा तुन्ना दादा तिट्टे धा तिट्टे दादा धा तिट्टे दादा। उनका कहना है कि तबले की असली खूबसूरती तभी सामने आती है जब लय, बोल की साफगी और प्रस्तुति तीनों एक साथ संतुलन में हो। अपने शिष्यों को भी वे इसी संतुलन की तालीम देते हैं। दादा दादा तिट्टे तिट्टे दादा दादा तुन्ना तुन्ना दादा दादा तिट्टे तिट्टे। तबला मुख्यतः संगत का वाद्य है। इसमें तबला सोलो भी पहले भी बजा, आज भी बज रहा है और आगे भी बजेगा, लेकिन मुख्यतः इस साज का जो धर्म है वो संगत करना है। एक सफल तबला वादक अगर बनना है किसी भी तबला वादक को, तो उसको मुख्य रूप से संगतकार बनना पड़ेगा। तो चूंकि घर में म्यूजिक रहा है, संगीत रहा है, पिताजी गायक रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथ लड़ा करके संगत करवा करके वो सब चीजें, एक फैमिली में जब संगीत होता है तो आपको किसी चीज के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता और कोई वक्त ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम में ऐसा इस समय जाना है या करना है। नहीं, कभी भी हो गया, कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा देखो ये बंदिश ऐसे, इसमें देखो कैसा ठेका लगेगा, ये ठुमरी ऐसे है, इस ठुमरी में कैसे लग्गी चलोगे, बोल बनाओगे ठुमरी में लग्गी कैसे होगी, बोल बांट की ठुमरी में लग्गी कैसी होगी, चैती में कैसे लग्गी बजेगी, कजरी में कैसे होगा। तो ये घर में चूंकि ये था, तो इसको, ये जो हमारा साधना का जो क्रम था, और माँ चूंकि तबले में, वो बताने के लिए जितना तबला मेरे नाना जी के और शिष्यों को, पंडित छोटेलाल मिश्रा जी, पंडित ईश्वर लाल मिश्रा जी, पंडित महापुरुष मिश्रा जी, बहुत बड़े नाम है ये लोग भी मेरे नाना जी के शागिर्द रहे। तो जितना तबला उनको पता था उतना ही तबला मेरी माँ को भी पता था। तो मुझे बहुत, ये कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि पिताजी ने इधर से साधना कराई, लेकिन हाँ उसमें मेहनत मेरी रही है, मैं भी उसमें लगा रहा निरंतर कि कैसे होगा, क्या होगा।
ताल देने का वाद्य नहीं बल्कि एक संवाद है। जब कलाकार खुद लय को महसूस करता है तभी उसकी ध्वनि श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है। अगर आपको एक अच्छा संगीतकार बनना है तो आपको घराने के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब हम संगत करते हैं तो मुख्य कलाकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि वो आर्टिस्ट का नेचर और उसके इंस्ट्रूमेंट का या वो उसके गायन का या उसके नृत्य का जो उसका जो टेम्परामेंट है वो कैसा है, उसके अनुसार हम बोलों का चयन करके संगत करते हैं। तो उसके लिए कभी हो सकता है हमें दिल्ली के बोलों का लेना पड़े, हम उसकी कॉपी नहीं करेंगे, पंजाब लेना पड़े उसकी कॉपी नहीं करेंगे, वही वो रखेंगे, जो पैटर्न है वो रखेंगे, लेकिन उसको अपने बोल में कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत नाजुक बोल है, जोरदार बोल भी है। तो आर्टिस्ट उसके इंस्ट्रूमेंट और उसके नेचर के हिसाब से उसके टेम्परामेंट को देखते हुए हम ऐसे ऐसे बोलों का प्रयोग करते हैं। जहाँ जोरदार इंस्ट्रूमेंट है या जोरदार गायन है तो उसके साथ उस तरह के बोलों का प्रयोग करेंगे, उसमें हम बनारस के बोलों को ले आएंगे। लेकिन जहाँ नज़ाकत की बात है तो वहाँ पे हम दिल्ली, फर्रुखाबाद, पंजाब ऐसे बोलों को भी करेंगे। तो इसलिए पूरा दिमाग को पूरी तरीके से खुला रखना पड़ता है एक तबला वादक को, और घराने के दायरे से बाहर निकल के सोचना पड़ता है, पड़ेगा, तभी आप एक सफल तबला वादक बन सकते हैं और सफल संगीतकार बन सकते हैं। वे मानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की असली रूह है। तबला उनके लिए सिर्फ मंच पर बजाने की कला नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली साधना है जिसमें सीखना कभी खत्म नहीं होता। आज ये दौर बदल चुका है, गुरु शिष्य परंपरा हम सुनते आ रहे हैं, हम लोग उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा ये है कि गुरु के साथ रहकर सीखना। और आजकल क्या है कि जो छात्र आते हैं उनके अंदर पेशेंस की कमी होती जा रही है। तुरंत से मंच पर आ जाना, तुरंत से प्रोग्राम मिलने लगे, ऐसा ये मन में नहीं रखना चाहिए। पहले धैर्य और शांति के साथ में सीखना, क्योंकि देखिए सीखने पर भी मैं कहूँगा कि गुरु भी जब देखता है कोई छात्र बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक सिखाना एक अलग है, उसके बाद उसको शिक्षा देना एक दूसरी बात हो जाती है। उसकी तालीम उसकी शिक्षा तब शुरू होती है जब हम सिखाने के बाद देखते हैं नहीं यहाँ इस लेवल तक आ गया, अब इसके आगे ये क्या कर सकता है। वो मुझे भी सोचना, गुरु को भी सोचना पड़ेगा और जो छात्र है उसको भी देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे तबला बजाना तो आ गया, लेकिन इसको मुझे आगे कैरियर में करना है, हमको इसको पूरी जिंदगी में हमको यही करना है, तो उसको भी डिसाइड करना है, गुरु को भी देखना है। फिर असली शिक्षा वहां से शुरू होती है। तो ये इसमें बहुत धैर्य, बहुत समय लगता है, और समय अगर आप अच्छा देंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये आजकल थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर हो रहा है। तो हम लोगों के समय में गुरु शिष्य परंपरा में हम गुरु जी क्या रहते थे, हमारे पिताजी हमको गुरु जी क्या छोड़ देते थे, सुबह हम शाम तक उनके पास रहते थे। सारा दिन सिर्फ गुरु से उस वाद्य की शिक्षा नहीं होती है, उसमें यह भी आता है कि गुरु जी कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे लोगों से मिलना जुलना, सारी बातें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। इसीलिए पहले के समय में भी ये था कि गुरु शिष्यों को जो है लोग गुरु के घर पे छोड़ दिया करते थे। वो है गुरु शिष्य परंपरा। वो आज नहीं, आजकल तो गुरुओं को भी जाना पड़ता है कि जाके घर पे जाके सिखा रहे हैं। तो ये जो चीज है, इससे इस तरह का जो रिजल्ट है, जैसे आज लोग कलाकार बन रहे हैं, तो वो बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अगर आप सीखेंगे, मन लगा के सीखेंगे, तभी आप एक सफल कलाकार, किसी भी विधा में हो आप सफल कलाकार बन सकते हैं। अपने शिष्यों को सिखाते समय वे लय की साफ समझ, बोल की स्पष्टता और भाव तीनों पर बराबर ध्यान देते हैं ताकि प्रस्तुति संतुलित और असरदार बन सके। हम जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उसको तालीम देते हैं, तो एक तो ये देखना पड़ता है कि नहीं ये इसके में पोटेंशियल है, ये कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी ना हो ना कि उसका भी वक्त बर्बाद हो, हमारा भी हो। तो जब हम ये देख लेते हैं तो फिर हमको उसको सिखाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नहीं इसका हाथ का रखाव कैसा होगा, कैसे इसका हाथ फ्लेक्सिबल होगा, कि सभी जो मैंने बात कही बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें, कैसा हाथ रखाओ कि हर घराने की चीज़ को वो उसकी कॉपी न करे लेकिन उसका पैटर्न तो फॉलो कर ले कम से कम। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ऐसे बोलों का चयन करना, उसको सिखाना है,
कि जिसका अभ्यास वो करे तो कम से कम समय में वो उसको ज़्यादा फायदा मिले। तो ये सब बातों का ध्यान एक गुरु को रखना चाहिए कि सही ढंग से जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। कि कुछ ऐसे ही नहीं बता दिया कि भाई चलो हम गुरु जी हमने कुछ भी बता दिया आप उसको रियाज करो, छात्र तो रियाज करके आएगा ही नहीं। उसको ऐसी चीज़ बतानी चाहिए, ऐसी शिक्षा हो उसकी कि उस शिक्षा का उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। किस तरह का हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह के बोल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये बात दिखला दिखला दादा दिखला दिखला दिखला। कि रियाज ही कलाकार की असली ताकत है। आज भी नियमित अभ्यास उनके रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। रियाज को हमको जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं कि हम एक बार तबला लेके बैठे तो 12 घंटा बजा रहे हैं, 15 घंटा बजा रहे हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे पिता तो कहते थे कितना लंबा बजाने से हाथ बंद हो जाता है, नहीं। और जब हम उसको जरूरी हिस्सा अपनी जिंदगी का बना लेंगे तो कभी भी हम चलते फिरते कहीं 1-2 घंटे काम किया उसके बाद आधा घंटा बैठ गए। इसलिए रियाज में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सिर्फ रियाज होने करने से कुछ नहीं होगा। रियाज के साथ अनुशासन और डिसिप्लिन जिसको कहेंगे हम, वो बहुत जरूरी है। कि नहीं हमें उस हिसाब से करना है कि इतना तो मुझे करना ही है। आधा घंटा से हम करेंगे, एक बार में 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, ऐसे करेंगे। ये नहीं करना है कि बैठना है तो फिर वो टेंशन होती है कि भाई बैठना है 10 घंटा बजाना है, ऐसा नहीं। उसको जब हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो फिर हम देखेंगे, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चला हमने 24 घंटे में से 10-12 घंटे हमारे ऐसे ही निकल गए। ये बात बनारस का जो है कायदा है, इसको सुनो। हाँ भाई। उनके सुपुत्र राहुल कुमार मिश्रा भी तबला साधना में आगे बढ़ रहे हैं। परिवार की इस संगीत परंपरा को आगे बढ़ते देख उन्हें बहुत खुशी और संतोष होता है। डबल करेंगे। जो चीज आपके घर में पीढ़ियों से चली आ रही है वो अगर आगे की जनरेशन उसको लेके जाए, वो भी आज के दौर में, दौर भी बदल रहे हैं, सब कुछ फास्ट होता जा रहा है। देखिए हम सिलेक्ट पेंसिल से हम लोग बच्चे मोबाइल में बैठ के उस पर सारा कंप्यूटर हाथ में वहां पे दे रहे। ऐसे फास्ट युग में, ऐसे मॉडर्न टाइम में अगर इस म्यूजिक को कोई अगर आगे की परंपरा करती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और ये उस परिवार, उस माता पिता के लिए बहुत खुशी की बात होती है। पिताजी तक तो था, उन्होंने मुझे करा दिया हो गया, लेकिन मुझे भी था कि अगर मेरे पुत्र हैं ये आगे म्यूजिक करें ना करें, क्या करें। तो मैंने पूरी तरीके से आज के समयानुसार, समय को देखते हुए मैंने छोड़ भी दिया कि जैसा जो मर्जी करे वो करें। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उसने भी जब इस बात को समझा कि नहीं हमारे घर में पिछले 6 पीढ़ी से यही काम चल रहा है तो मुझे भी यही करना है। मेरे दादाजी, मेरे परनाना जी, मेरे पिताजी, इन लोगों ने इतना नाम किया है तो मुझे भी इसी फील्ड में आके करना है। तो इसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि आज राहुल कर रहे हैं और अपनी एक जगह बना रहे हैं। और आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से उनकी एक जगह बन भी रही है। 3 बार आज के दौर में फ्यूजन और नए प्रयोग जरूरी हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत की बुनियाद और उसकी असल पहचान को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। देखिए फ्यूजन म्यूजिक को अगर फ्यूजन उतने ही देर तक रखें, ये बड़ी अच्छी बात है। ये
कि अगर हम किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो ये तो अच्छा एक संगीत तो परिवर्तनशील है, प्रयोग इसमें शुरू से होते चले आ रहे हैं 100 सालों से, उससे बहुत कई 100 सालों से उसमें परिवर्तन होता आ रहा है और प्रयोग होते आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है अगर फ्यूजन है तो। लेकिन फ्यूजन से अच्छी चीज जो आवे, जो कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो क्लासिकल टच है, उसको खराब न करते हुए भी फ्यूजन किया जा सकता है। तो ऐसा अगर फ्यूजन हो तो बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए, जरूरी भी है। जब दो लोग कोलैबोरेट करते हैं तो हम एक दूसरे की चीज़ों को भी समझते हैं, एक दूसरे के म्यूजिक को। हमने अमेरिका में बहुत सारे म्यूजिशियन के साथ में कोलैबोरेट किया है, रशिया में बहुत सारे म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट किया है। हम वोमेट फेस्टिवल जब लंदन में बजा रहे थे तो हमने बहुत सारे परकशनिस्ट कहाँ से आए हैं, साउथ अफ्रीका, इन लोग, तो उससे क्या है हम सबके इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानते हैं कि अच्छा इनका ऐसे बजाते हैं, ये इनका रिदम ये होता है, इनका पैटर्न ये है, ये तो एक तरह से नॉलेज भी बढ़ता है। लेकिन हाँ, उसमें जो हमारी जो होगी, हम ड्रम, जम्बे, कॉन्गो, ये सब के साथ में कोलैबोरेट करेंगे तो हम तबले पे कॉन्गो के बोल नहीं बजाएंगे। अगर हम उनके बोलों को बजाएंगे वहां पे हमारी शुद्धता खत्म होगी। नहीं, हम तबला ही बजाएंगे, पैटर्न वही रखेंगे, उसमें तबले के बोलों का प्रयोग करेंगे तो हमारी शुद्धता भी रह गई और हमने कोलैबोरेट भी कर दिया, उसका कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए आज इतना फेमस भी है। गड़बड़ वहां होती है जब हम फ्यूजन के चक्कर में हम कंफ्यूजन हो जाए, चलो कुछ भी कर रहे हैं, हम उनके तरफ चले गए, उनके म्यूजिक के लिए कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं होना चाहिए, ये बात है। नए युवाओं से वे यही कहते हैं कि तबला सीखना है तो धैर्य, लगन और लगातार रियाज बहुत जरूरी है। सच्ची मेहनत और समर्पण ही कलाकार को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। नई पीढ़ी जो सीखना चाह रही है, मैं उनको यही कहूंगा कि भैया वही धैर्य से सीखिए, अच्छे गुरु के पास जाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपने अपना साल वक्त सबका, एक तो कितना छोटा होता जा रहा है वक्त, और सब